नमस्ते, मैं रूबी नौटियाल अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो हमारी इससे पहले की वीडियो आई थी, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसा हुआ है। उसको हमने दो भागों में विभाजित करके देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास होता है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास होता है। इन सबको हमने अलग अलग करके देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट पारित होते हैं उनको हमने सीक्वेंस से देखा था, और साथ ही हमने जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम आते हैं उनको हमने सीक्वेंस से देखा था। अब हम इस वीडियो में एक एक करके जो हमारे एक्ट पारित होते हैं उन एक्ट की क्या विशेषताएं रही है, क्या महत्व रहा है, इन एक्ट को पारित क्यों किया गया है, क्या क्या बदलाव किए गए थे, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक्ट को पारित करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश संसद को अपनी नज़र रखना था, या उस पर नियंत्रण रखना था, या उस पर काबू रखना था। ठीक है, तो इसी क्रम में अनेक कानून बनाए गए, अनेक नियम लाए गए, जिनको हम एक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला एक्ट आया था हमारा 1773 का, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, क्या महत्व रहा है, और साथ ही इसके बाद का जो एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट, उसकी वो क्यों आया था, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ करके देखेंगे ताकि दोनों को कंपैरिजन करके समझ में आ जाए कि दोनों में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अलग चेंजिंग आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, सबसे पहला एक्ट है तो पहला कदम ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया था। साथ ही इसमें क्या है कि इसमें जो कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, इनको एक तरफ से मान्यता प्राप्त हो जाती है कि तुम जो भी करो उसको मान्यता मिलेगी ब्रिटिश सरकार से। थर्ड, इसमें एक प्रशासन की नींव रखी जाती है, केंद्र प्रशासन की नींव रखी जाती है इस एक्ट के थ्रू। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो बंगाल का गवर्नर होता है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल से ही कंपनी अपना शासन कर देती है पूरे भारत में, और बंगाल पे ही सबसे ज़्यादा इनकी मजबूत पकड़ होती है। तो वहाँ का जो गवर्नर होता है वो अब गवर्नर जनरल के रूप में जानने लग गया था। ठीक है, उसको हम भारत का गवर्नर ना कहकर गवर्नर जनरल कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे? गवर्नर जनरल। तो इसी क्रम में भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन बना था? वो बना था वारेन हेस्टिंग। कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि कौन बना? पहला वारेन हेस्टिंग। सेकंड है इसमें कि इसमें एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना होती है। क्या होती है? कार्यकारिणी परिषद की स्थापना होती है। कितने सदस्यों की? 4 सदस्य की। 4 इसमें सदस्य होते हैं, प्लस इसमें हमारा जो गवर्नर जनरल होता है, ये संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला इसमें एक कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए, कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही कंपनी पर क्या हो जाता है? नियंत्रण सशक्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य है ये किसके माध्यम से देखे जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से देखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो कंपनी के कर्मचारी जो थे वो अब निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही क्या भारतीयों से रिश्वत नहीं लेंगे। इन सब पर क्या कर दिया? प्रतिबंधित लगा दिया, क्योंकि बहुत ही भ्रष्टाचार होता था। जो कंपनी थी, कंपनी के लोग रिश्वत लेते थे, भारतीय लोगों से उपहार लेते थे। तो ये सब, इन सब पे अब क्या हो गया था? प्रतिबंधित लग गया था। साथ ही जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो अब निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी भी विशेषताएं हैं। इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। वो कहाँ पर होती है? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। साथ ही इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, जो होते हैं लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो सबसे पहले इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ जो भी कमी थी, यहाँ इसकी जितनी भी कमियां रही होगी, उन कमियों को पूरा करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद को लगा कि इतने में तो काम नहीं होने वाला है, तो अब हमें और ज़्यादा सशक्त अपना
और ज़्यादा नियंत्रण रखना है कंपनी पे, तो इसके लिए इस एक्ट को पारित किया गया था 1784 को। ठीक है, पेट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले पेट्स इंडिया एक्ट के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के संसद में जो ब्रिटेन की जो संसद थी, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। ठीक है, इनके द्वारा, ये बहुत यंग थे और इनके द्वारा ही ये एक्ट पारित किया गया था, जिस कारण इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मुख्य है कि इसमें द्वैत प्रशासन का आरंभ होता है, दोहरे प्रशासन या द्वैत शासन का आरंभ हो जाता है यहाँ पर। और बहुत बार पेपर में आ जाता है कि द्वैत शासन कब लागू हुआ था भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर द्वैत शासन जो लागू होता है वो इस एक्ट के थ्रू होता है 1784 के थ्रू। ठीक है, इस जहाँ पर जो दोहरे शासन का था वो था एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। ठीक है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना तो यहीं पर हो गई थी, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना भी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर द्वैत शासन लागू हो गया है। ठीक है, जो द्वैत शासन था इसमें इन दोनों को अलग अलग कार्य दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलग दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अलग दिया गया। कैसे कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप थी वो कंपनी के निदेशक के हाथों में, मतलब जो व्यापारिक काम था, जो व्यापार से संबंधित काम था, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था, पहले की तरह जो था वो पहले की तरह था ही। लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में चला जाता है। व्यापारिक तो पहले की तरह, क्योंकि यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हो चुकी है, तो यहाँ पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो व्यापारी काम है वो तो पहले की तरह रहेंगे, लेकिन जो राजनीतिक कार्य है वो उससे छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक कार्य थे वो कौन कौन से थे, जैसे सैनिक से संबंधित जो कार्य होंगे, युद्ध से संबंधित जो कार्य होंगे, राजस्व से संबंधित पैसों से संबंधित जो भी कार्य होंगे, उन पर नियंत्रण और वो सारे काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा। ठीक है, अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। जब इसकी स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, तो इसमें 6 सदस्य थे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, कौन कौन से, अगर मैं आपको बताऊं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने थे, 24 सदस्य थे। ठीक है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी तो उसमें 24 सदस्य थे। अगर कभी पेपर में आ जाता है तो उसमें कितने सदस्य थे, 24। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। वो भी कौन कौन से थे कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, एक तो इसमें ये था, साथ ही इसमें एक राज्य सचिव था और 4 इसमें प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ठीक है, तो 4 तो ये हो गया, एक ही हो गया और एक ये आपका चांसलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसके हाथों में सारे राजनीतिक कार्य को सौंप दिया जाता है। अब इसमें गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे, जो यहाँ पर हुए थे ना, ये सदस्य 4 सदस्य थे। इसमें 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद गठन हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ 4 सदस्य ना कर यहाँ पर इसको कम कर दिया और कितने कर दिए गए, 3 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर तो 4 थे, लेकिन यहाँ एक यहाँ से घटा दिया गया और यहाँ पर 4 से कम करके यहाँ पर 3 कर दिए गए। ठीक है, 3 सदस्य की, अब इसमें 3 ही सदस्य रहेंगे। किसमें, जो यहाँ पर आपका 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद की स्थापना हुई थी या उसका गठन हुआ था, अब वहाँ पर 3 ही सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में कंपनी के जो भारत के कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, उनको पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, मतलब जो भी जहाँ पर इस कंपनी ने अपना शासन कर रखा था, जो इसके अंडर में जो भी क्षेत्र थे, उनको अब क्या कहा जाता था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाता था। ये घोषणा कर दी गई। ठीक है, तो आपने दोनों में देख लिया होगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या है। यहाँ पर द्वैत शासन लागू हो गया था और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से यहाँ पे अपना नज़र रखती है ब्रिटिश संसद, लेकिन यहाँ पर द्वैत शासन लागू हो जाता है, यहाँ पर एक राजनीतिक कार्य के लिए और एक व्यापारिक कार्य के लिए। ठीक है,
तो इस तरह से अलग अलग हमने दोनों एक्ट को देख लिया है। आपके जो 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी क्या विशेषताएं रही है, और जो हमारा ये पेट्स इंडिया एक्ट है, इसकी क्या विशेषताएं रही, ये सब हमने आज इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को भी लाइक जरूर करें। थैंक यू।